हेलो प्रणाम। हम अरुण कुमार राय, युवा समाज सेवी। हमारे मन में कुछ विचार है और मैं कितने दिनों से सोच रहा हूँ कि कुछ मैं अपना दिल का बात जो है आप लोगों के समक्ष रखूँ। तो मेरा पहला पॉइंट है रोजगार, और इसी पे पहले मैं चर्चा करूँगा। देश में कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं सबसे पहले वोट देता हूँ तो मुझे भारतीय नागरिक होने के नाते मैं पूछ सकता हूँ, और सवाल जो सरकार में रहता है, जो सत्ता में है, उन्हीं से पूछा जाता है। तो मेरा पहला मुद्दा है रोजगार। 2014 से पहले देश में तरह तरह के विभिन्न पदों पे बहालियाँ निकलती थी, जिसमें हर साल कुछ न कुछ बच्चों को रोज़गार मिलता था। और जब से ये 2014 का इलेक्शन हुआ, इसके बाद से मोदी पार्ट 1 और मोदी पार्ट 2, मैं ये कहूँ कि जब से इस तरह का सरकार जब आया है, नौकरी का स्तर धीरे धीरे बहुत ही कम हो गया है। तो मैं भविष्य का बात कर रहा हूँ। जब मोदी जी ने अपने भाषण में, चुनावी भाषण में कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। अगर प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलता तो 5 साल में लगभग 10 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाता। तो उतना लोग, उतना जो छात्र हैं, 10 करोड़ तो कम हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाते हैं, चाहे जिस भी सेक्टर में जाते, जो प्यून में जाते हैं या क्लर्क में जाते या ऑफिसर्स ग्रेड में जाते हैं, लेकिन उनके लिए तो मेन वही है। बताइए कि 5 साल 2014 से लेकर 2020 जो है लगभग 6 साल हो गया। उन छात्र से पूछा जाए जिनका एक दिन उम्र अधिक हो जाने के कारण उनका वैकेंसी से नाम कट जाता है, वो वैकेंसी नहीं देख पाते हैं, तो उन छात्रों से पूछिए एक दिन क्या होता है। जो नौकरी के लिए जाते हैं और एक दिन अधिक हो जाने के कारण उनका वैकेंसी में चयन नहीं हो पाता है, और ये 6 साल उन छात्रों से पूछिए जो पटना में, लखनऊ में, बनारस में या विभिन्न शहरों में रहकर जो अपना नौकरी के लिए तैयारियां करते हैं, उनके लिए 6 साल मायने रखता है। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस चुनाव आया है बिहार में, तो मैं बस यही अनुरोध करूँगा कि हमें वैसा सरकार को चुनना है, वैसे सरकार को चुनना है जो रोजगार। अभी जो बिहार में जितने भी वैकेंसियाँ हो रही हैं, क्या है? अनुबंध पे बहालियाँ हो रही हैं। जितने भी हैं 2 साल, 3 साल, 5 साल का अनुबंध पे रख के, और ये अस्थाई नौकरी नहीं है। अस्थाई नहीं करने का जो है फैसला, क्या इससे हम लोगों का विकास संभव है? ये सोचने वाली बात है। मैं मुख्य पॉइंट पे ध्यान आकर्षण कराऊंगा, विश्लेषण ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे मन में कुछ भावना है, उसके बारे में चर्चा करूंगा और ध्यान आकृष्ट करूंगा मैं आप सभी मित्रों से। दूसरा है मेरा पॉइंट कोरोना। जिस तरह से कोरोना पूरे विश्व में पांव पसार चुकी है, कोरोना से मैं अपने देश की बात करूंगा, पूरे विश्व से हमको मतलब नहीं है। कोरोना ऐसा भयानक बीमारी है जिसके चलते हमारे देश में इतना भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है
कि हम लोग कभी सुने भी नहीं थे कि इस तरह से भयानक स्थिति आएगी। और खैर ये तो बीमारी है, आ गया, इसके लिए अब जब दुख आता है तो काटने से ही कटता है, घबराने से नहीं होगा। फिर भी इस क्षेत्र में जो सुविधाएं हम लोगों को मिलना चाहिए था नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, मैं ये पूछना चाहूँगा, क्यों नहीं मिला? जिस सरकार से हमने उम्मीद लगाई थी कि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा, तो वो स्वास्थ्य सेवा कहाँ है? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उम्मीद तो सभी लोगों का था। कोरोना आया, इनमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका था कहीं हॉस्पिटल बनवाना, वेंटिलेटर की ज़रूरतों को पूरा करना, PFP किट को उपलब्ध कराना, और जो वैक्सीन है उसका निवारण करवाना। विभिन्न सेक्टरों में जितने भी हैं, इस तरह में सभी जो सुविधा मिलना चाहिए वो सब नहीं मिल पाया। बात रहा जब कोरोना हुआ, जो अपने राज्य का, जैसे बिहार राज्य के जो भी मजदूर हैं, श्रमिक थे, वो कहीं ना कहीं रहकर अपना जीवन यापन करते थे। जैसे रोजगार के लिए कहीं ना कहीं तो जाना ही है। 15 बनाम 15 साल लालू राबड़ी और 15 साल नीतीश मोदी का शासन जो अपने बिहार में रहा है, तो मैं 15 साल अगर लालू राबड़ी का मैं मान रहा हूँ कि अच्छा काम नहीं रहा, मैं माना, जब उन लोगों का अच्छा नेतृत्व नहीं रहा, इसीलिए तो आपको मौका दिया गया नीतीश और मोदी जी को कि आप आएँ और बेहतर बिहार बनाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिहार में विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है, और विकास हुआ है, और बहुत विकास बाकी है। बाकी क्या है? रोड बना, बिजली आई, ये तो मैं मानूंगा कि रोड बना और बिजली आई, ये सबसे बड़ा उपलब्धि हमारे बिहार सरकार की है। लेकिन शिक्षा का जो स्तर गिर गया, वो कहीं से भरपाई होने वाला है क्या आप लोग बताइएगा? जिस तरह से शिक्षा का स्तर अपने बिहार का गिरा है, गिरना भी संभव है, क्योंकि योग टीचर नहीं रहेंगे तो पढ़ाई होगी नहीं। लालू यादव कितने भी गलत थे, मैं मान रहा हूँ, तो जितने भी शिक्षक की नियुक्तियाँ किए, जितना भी शिक्षक उनके रीजन काल में हुआ, उनके शासन काल में हुआ, तो BPSC के माध्यम से हुआ। जो टैलेंट था वो शिक्षक बना, जिसमें टैलेंट था, जो पढ़ा हुआ था, वे लोग गए और BPSC का तैयारी किए, एग्ज़ाम दिए, टेस्ट में पास हुए, उनकी नियुक्ति हुई। और महाशय जी, आपने तो मुखिया जी के अंडर में दे दिए, तो मुखिया जी एक टीचर का वैकेंसी करेंगे, वो भी मार्क्स बेसिस पर, तो मार्क्स बेसिस पर कहाँ से आएगा? क्या आप जानते हैं? 80% लाने वाले छात्र भी यहाँ का जो है फर्जीवाड़ा निकलता है। जैसे बिहार टॉपर फर्जीवाड़ा है, उनको अपने सब्जेक्ट का मालूम नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम मालूम नहीं है, उसका टेस्ट लिया गया बिहार टॉपर का, तो फॉल्स निकला। जिस एवज में बच्चा राय जो हैं, स्कूल संस्थापक जो सचिव थे, वो भी फंसे। तो ये बात मुखिया के द्वारा जो शिक्षकों की बहालियाँ हुई है, इसमें 100% कमियां हैं। अगर इस तरह से, मैं आज भी मानता हूँ कि हर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में जितने भी जो प्रखंड और प्राइमरी स्कूल में जो भी वैकेंसी हुआ है, मैं मानता हूँ कि उन लोगों से अगर टेस्ट लिया जाए तो 5वीं क्लास तक का पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक और शिक्षिका हैं, वो टेस्ट में फेल ही हो जाएंगे। अगर नहीं तो आपने एक बार टेस्ट लेकर भी देख लिए
उसमें अधिकांशतः शिक्षक और शिक्षिकाएं फेल हुई। अब ये आज भी वैसे ही हैं। तो जब शिक्षक को अब ज्ञान नहीं होगा, शिक्षक अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे, तो हमारा जो छात्र है वो क्या पढ़ पाएंगे? क्यों नहीं वो प्राइवेट में जाएंगे? स्कूल में शिक्षक और शिक्षिका मिलकर, प्राचार्य मिलकर बच्चों का उपस्थिति तो बहुत सारा बढ़ा देते हैं। क्या आपने कभी चेक किया है? मध्याह्न भोजन जो मिलता है MDM, वो लेने के लिए छात्र को अगर 50 छात्र है तो 150 छात्रों का नाम लिखेंगे। वो आए या ना आए, अधिकांश बच्चा तो जाता ही है वो प्राइवेट स्कूल में। ये कैसे दूर होगा? इसके बाद में है बात। बिहार सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, 15 साल हो गया जब बिहार में ऐसा नहीं है कि जो 4-5 जिले जो हैं सीमांचल के, वो प्रत्येक साल दह जाते हैं दहाड़ में। बाढ़ का कहर उस पर प्रत्येक साल होता है। वैसा कोई उपाय आप किए 15 साल में कि वो लोग जो बाढ़ का दंश झेल रहे हैं उनसे उनको निजात मिले? नहीं। ये सारण में जो अभी बाढ़ आया है वो तो अभी आया है, तो ये मान के चलिए कि बहुत दिन बाद आया है। फिर भी जो बांध था, बांध टूटने के कारण ही आया। इसमें भी दोषी आप चूहा को दे देते हैं। कोई फाइल अगर आपको नहीं मिलता है, अच्छा से रख रखाव नहीं होता है, तो इसमें आप चूहा को दोष देते हैं कि ये चूहा फाइल काट दिया, खा गया। इस तरह से भी आप चूहा को दोषी मान लेते हैं कि कहीं बांध टूटा है तो चूहा नीचे से कोड़ दिया था, डूब दिया था, तो इसमें चूहा काट दिया। तो कितना दिन तक किसी के दोषारोपण से आप सरकार चलाइएगा? अगर आप में इतनी हिम्मत है, अगर आप विकास पुरुष जाने जाते हैं, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि अलग अलग चुनाव लड़के देख लीजिए कितना आप विकास किए हैं। अगर विकास किए हैं, एक बार अलग चुनाव लड़के देख लीजिए, औकात का पता चल जाएगा। और बीजेपी भी जो ढिढोरा पीट रही है कि हम इतने विकास कार्य कर रहे हैं, धार्मिक काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम किए हैं, मैं मान रहा हूँ किए, तो फिर बिहार में किसी के पिछवाड़े लगने से क्या जरूरत है? आप अपना चुनाव लड़िए, अपना स्टैंड पे आइए, अपना CM चेहरा दीजिए, अपना डिप्टी CM दीजिए, तो पता चलेगा। आखिर नीतीश के नेतृत्व में ही क्यों? आपने तो कहा था कि नीतीश का DNA खराब है। इसके लिए नीतीश पूरा बिहारियों को बताया कि बिहार का DNA खराब है। DNA खराब था, आपने कहीं दिया, तो वास्तव में मैं मानूंगा कि नीतीश जी का DNA खराब तो है, क्योंकि इसके कहने के बाद उन्होंने कहा था सदन में कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा। वो तो चुनाव है, पता नहीं ये लोग नेता हैं कि क्या है, पता नहीं। इतना कहने के बावजूद, इतना करने के बावजूद भी वो भाजपा में गए। जब भाजपा ने नीतीश का साथ छोड़ दिया था, जब सरकार गिर रही थी, तो वही लालू यादव बाहर से समर्थन देकर उनको सरकार में कुर्सी पे बैठाया। उनके नेतृत्व में फिर 2015 में चुनाव भी लड़ा गया। फुल बहुमत से दोनों JDU राजद का जो और कांग्रेस का जो गठबंधन था, उसमें सरकार भी बना। क्या हुआ? आप वहीं गए जहां नहीं जाना चाहिए। इसके बाद में है, आप बराबर पेपर में लिखते हैं, दाखिल खारिज कराने के लिए एक भी पैसा नहीं लगेगा। अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो मैं अपने मित्रों से, भाइयों से, जो भी देखने वाले हैं इस वीडियो को, ज़रूर देखिए। और अगर मैं कहीं गलत बोला हूं, इस पे कमेंट ज़रूर कीजिए कि हाँ यहाँ गलत है। क्या मैं, यह गलत बात है कि दाखिल खारिज कराने के लिए पैसा नहीं दिया जाता है? कोई ऐसा ब्लॉक है
जहां आप ऑनलाइन कर देने के बाद में आपका दाखिल खारिज हो जाता है? नहीं है, मेरे मानने से नहीं। अगर ऐसा है तो कोई भाई कमेंट में बताएंगे और अपना नंबर भी देंगे कि दाखिल खारिज कराने के लिए पैसा का ज़रूरत नहीं है। मैं भी मानता हूँ, और मुख्यमंत्री जी ने हमेशा अखबारों में और विज्ञापनों में निकालते हैं कि दाखिल खारिज कराने के लिए 1 भी रुपया का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो बिना पैसा का एक दाखिल खारिज कर दे। पैसा नहीं दीजिएगा तो पेंडिंग में चल जाएगा। मैं खुद झेला हूँ और झेल रहा हूँ। मैं 4 बार ऑनलाइन करा चुका हूँ दाखिल खारिज का, फिर भी इसके बाद में भी मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ। कोई ना कोई कारण बताया जाता है कि आपका ये कमी है, ये खेसरा गलत है, तो ये गलत है, वो गलत है, जबकि मैं उन्हीं से पूछकर, उन्हीं से नंबर लेकर मैं ये खेत का जो रजिस्ट्री करवाया उन्हीं के माध्यम से करवाया। वही खेत जब मैं दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया हूँ, इसके बाद में मुझे पैसे की फरमाइश आती है। बोलते हैं कि आपका ये खेसरा गलत है, तो ये प्रति कदीम था, तो क्या था पता नहीं। हम लोगों को तो उतना जानकारी नहीं है जितना CO साहब और कर्मचारी साहब को जानकारी है। तो मेरे मानने का मतलब यह है कि अगर मैं गलत हूँ तो उसका निरीक्षण हो, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। आप पैसा दीजिएगा तो गलत है तो सही हो जाएगा, आप पैसा नहीं दीजिएगा तो सही है तो गलत हो जाएगा। आपका फॉर्मेट, वो क्या बोला जाता है, फॉर्म जो अप्लाई किए हैं उसको निरस्त किया जाएगा। कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रीज़न दिया जाएगा कि आपका ये कमी था इसलिए नहीं हुआ, फिर से ऑनलाइन कराइए। बार बार ऑनलाइन कराने के लिए 100 रुपया प्रति फाइल देना पड़ता है। इसके बाद में भी कर्मचारी साहब को जब तक पैसा नहीं दिया जाता तब तक ये बात पूरा नहीं होता है, दाखिल खारिज नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो भाई कृपया मुझे बताएंगे कि हाँ मेरे यहाँ ब्लॉक में पैसा नहीं लगता है और दाखिल खारिज ऐसे ही होता है। इसके बाद में मेरा पॉइंट है इंदिरा आवास। इंदिरा आवास जो है हर पंचायत में होता है, और ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहाँ पे इंदिरा आवास में पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन सिस्टम ही गड़बड़। जब यहाँ का प्रतिनिधि, यहाँ का कर्मचारी जो इंदिरा आवास सहायक हैं, वो जब तक पैसा लेंगे नहीं, जो प्रतिनिधि कराएगा वो पैसा लेगा नहीं, तब तक आपका इंदिरा आवास अधर में लटका रहेगा। जिसके पास छत का मकान है उसका इंदिरा आवास हो जा रहा है, जिसके पास मकान नहीं है उसका इंदिरा आवास नहीं हो रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इंदिरा आवास उन्हीं को मिलना है जिसके पास मकान नहीं है। जो गरीब है तो उनको छोड़ दिया जाता है, और जिसके पास मकान है उसको दे दिया जाता है। इसमें क्या इंदिरा आवास में पैसा लिया जाता है कि नहीं? अगर भ्रष्टाचार की बात है तो मैं ये खोल रहा हूँ कि इंदिरा आवास में पैसा नहीं लिया जाता है। और कोई भाई ऐसे हैं जिनके यहाँ नहीं लिया जाता हो, उस पंचायत के भी नंबर पे या मुझे कमेंट में लिखेंगे कि मेरे पंचायत में इंदिरा आवास का 1 रुपया किसी ने नहीं लिया और जितने भी इंदिरा आवास हुए हैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद हर घर नल का जल, हर वार्ड में लगभग 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख मिनिमम राशि इतना है, आता है। इसमें भी धांधली है। मैं चैलेंज देकर कहता हूँ, मैं चैलेंज इस पे कर रहा हूँ कि ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ पे हर घर नल का जल गया। नल तो गया है लेकिन जल नहीं गया। नल हर घर में तो पहुँचा है, मैं मान रहा हूँ, टूटी लगा, लेकिन जल का किसी के पास नहीं गया, क्योंकि उस तरह से काम हुआ नहीं है। जो पाइप आपको लगाना है लगा नहीं है। कोई भी काम जो हुआ है नल जाल में, तो उसमें कम से कम 50% तो बच ही गया है, जिसमें प्रतिनिधि, वार्ड, ये लोग मिले हुए हैं, मिले जुले हैं। अगर ये बात जायज़ नहीं है, क्या आपके पंचायत में, मैं चांदपुरा पंचायत से हूँ, मेरे पंचायत में मैं हर घर घूमता हूँ। मेरा काम है बिजली फ्रेंचाइजी का, मैं हर घर घूमता हूँ। प्रत्येक महीना मैं इस पे सर्वे कर चुका हूँ। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ पे नल जल का पानी जाता हो हर महीना, हर दिन।
क्योंकि उसका जहाँ तक प्रेशर जाता है वहीं तक कुछ कुछ पानी जाता है, और 75% घरों में नल का जल नहीं जाता है। नल लगा हुआ है लेकिन जल नहीं जाता है। क्यों? घटिया किस्म का काम है, धांधली है। आपने तो पैसा दिया, उसका खोज नहीं किए, जो मिलजुल कर खा गए और ख़त्म हो गया, योजना ख़त्म है। अब इस पर भी जांच कराइए, हर पंचायत में पता लग जाएगा। और मेरा आखिरी बात ये है, हर घर शौचालय। पेपर में हमारे चंदपुरा पंचायत में लगभग हर घर में शौचालय बन गया, हर घर में बना। 12,000 रुपया मिला, कराने वाले 2,000 रुपया खा गए, 10,000 रुपया आया, और 10,000 रुपया क्या हुआ? शौचालय नहीं बना। वो पैसा को मिसयूज हुआ है, ये पता अगर करना है। ये बात भी मेरा, देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ये सच्चाई है, ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ। मेरे मन में, मैं जो देख रहा हूँ इस पंचायत में, पूरे बिहार की बात मैं नहीं करूँगा। मैं चंदपुरा पंचायत से हूँ, चंदपुरा पंचायत का स्थिति बता रहा हूँ। अगर ये बात चंदपुरा पंचायत के जो भी मेरे भाई, मेरे मित्र देख रहे हैं, देखेंगे, इसको ज़रूर सुनिए, शेयर कीजिए। कहीं इसमें आपका गलत है, हम गलत बोल रहे हैं कि हर घर शौचालय कागज़ पर क्लियर है। चंदपुरा पंचायत में सभी घरों में शौचालय बना हुआ है। लेकिन भैया आप देख लीजिए, ये बाढ़ आया है ना, तो किनके घर में शौचालय है ये तो पता लग जाएगा। ये गलत है तो बताइए मुझे कि हाँ ये गलत बोल रहे हैं भाई, ऐसा बात नहीं है। चंदपुरा पंचायत में हर घर में शौचालय बन गया है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? गलत है तो गलत बोलिए, मुझे उसका दुख नहीं है। मैं छोटा भाई मानकर, अगर गलती हम कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर कहिए कि हाँ यह बात आप गलत बोले हैं। तो मैं शौचालय के बारे में सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि शौचालय हर घर में बन चुका है, कागज़ पे बना है। आज क्या दशा हो रहा है बाढ़ में, है कहीं जगह, चारों तरफ पानी ही पानी है, बैठने के लिए प्रतिष्ठा का डर नहीं है। सबसे पहले ज़रूरत है शौचालय की। ये जो बाढ़ में जितने भी लोग झेल रहे हैं, जितने भी माताएं, बहनें और भाई जितने भी झेल रहे हैं, मैं ये अपील ज़रूर करूँगा, 2 वक्त खाने के लिए नहीं हो, मत खाइए, घर मत बनाइए। घर नहीं बनेगा ठीक है, मड़ई में रहेंगे, करकट गिरा के रहेंगे, छतदार मकान में नहीं रहेंगे, बाद में रहेंगे, जब होगा जब रहेंगे। लेकिन मेरा आप लोगों से ये अपील ज़रूर है, जो इस स्थिति में मैं देख रहा हूँ कि हर घर शौचालय ज़रूर बनाइए। मैं आपसे बार बार निवेदन करूँगा, क्योंकि जो स्थिति बस मैं देख रहा हूँ अपने पंचायत में, हो सके और भी पंचायत में हो, मैं किसी अदर पंचायत का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चंदपुरा पंचायत का बात कर रहा हूँ। परसा प्रखंड में पड़ता है, तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। अगर भैया 2 वक्त का रोटी मत खाइए, लेकिन घर में शौचालय ज़रूर बनाइए, क्योंकि आज जो झेल रहे हैं, आज बाढ़ आया है, ये आपको दिखा रहा है, आपके दिमाग में भर रहा है कि शौचालय ज़रूर बनवाइए। क्योंकि जो स्थिति आज पैदा हुआ है वो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। आप सोचिए ज़रूर इस बात को कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्थिति उस तरह से हालात बिगड़ चुका है कि आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सभी लोग देख रहे हैं जिनके घर में शौचालय नहीं है, उनके माँ बहनें, किसी का कहाँ जा रहे हैं। ये प्रतिष्ठा है, इसको बचाइए, सभी लोग मिलकर बचाइए। कर्ज ले लीजिए, घर मत बनिए, लेकिन पहले शौचालय ज़रूर बनवाइए। अगर प्रतिष्ठा का डर है तब। बहुत दुख है मुझे इस बात का, मैं पंचायत में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ जिस तरह से माँ बहनें झेल रही हैं। औरत के लिए शौचालय बहुत ज़रूरी है, और जो भाई हैं वो कहीं जा सकते हैं। लेकिन भाई, मैं एक बार पुनः आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, और यही कहूँगा, सरकार के आस पर मत रहिए। आपको जो भी
कहीं से कर्ज ले लीजिए या कमाइए, लेकिन शौचालय ज़रूर बनाइए। और मैं एक अपील और करूँगा, वैसा सरकार मत लाइए जो आपको अनुबंध पे रखता हो, जो आपकी बात नहीं सुनता हो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। 15 साल हो गया है, नया नेतृत्व की ज़रूरी है। मैं एक बार और आप लोगों से कहूँगा, बहुत चुनाव सर पर है और आप सरकार को बदलिए, सरकार को बदलिए, नया नेतृत्व लाइए। ये आपकी और हमारी सोच है। 15 साल जिनको सत्ता दिया गया, अब उनसे सत्ता छीनिए और किसी नए नेतृत्व को दीजिए, ताकि हमारे बिहार में विकास हो। और विकास नहीं हो तो फिर 5 साल के बाद में चेंज किया जाएगा। ऐसा बात नहीं किसी की बपौती सीट है जो एक बार आए और आजीवन रहेंगे। नहीं, परिवर्तन होता रहेगा, विकास होता रहेगा। 5 साल आइए, अगर आपका सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो उसको चेंज करना है। अगर मैं आप लोगों का भाई अरुण कुमार राय, युवा समाज सेवी, चंदपुरा पंचायत, अगर इसमें कहीं भी हमसे कोई गलती हुई हो, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और इसी के साथ में मैं अपना वक्तव्य को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय चंदपुरा वासी।